जे में अच्छी रैंक लाने के लिए या तो अलग लेवल की मेहनत लगती है या अलग लेवल का दिमाग लेके पैदा होना होता है. इफ दैट इज योर मेंटालिटी एज वेल, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. लेट मी टेल यू व्हाट ऑल आई डिड फॉर सिक्योरिंग AIR 29 इन JEE एडवांस्ड. वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो रूटीन, वो लाइफ का बैलेंस, वो हैबिट्स एंड इवन द मिस्टेक्स दैट आई अवॉइडेड. लेट मी शेयर द एंटायर ब्लूप्रिंट टू गेट द रैंक यू डिजर्व, सो दैट आप लोग भी अपना पोटेंशियल फुल्ली अनलॉक कर सकें. बट बिफोर वी डिस्कस द डिटेल्ड ब्लूप्रिंट, एंड विच वी विल, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंटर्स, वो सारे डूज एंड डोंट्स जो अगर वो फॉलो नहीं किए तो फिर बाकी सब बेकार. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई नो मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग कि मैम कंसिस्टेंसी, हर बार यही तो हर कोई बोलता है, बट बच्चे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू गेट अ वेरी गुड रैंक. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, 100% अंडरस्टैंडिंग. जो मेरी तैयारी की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्प्रेसिव चीज़ थी वो यही थी कि मैं क्लासेस में जब भी अपने टीचर्स को सुनती थी तब मैं यही एम रखती थी कि मैं जो भी सुन रही हूँ वो मैं हर चीज़ समझ कर जाऊँ. 100% अंडरस्टैंडिंग. क्लास में आधी अधूरी नॉलेज अगर गेन करोगे तो फिर परफॉर्मेंस भी वैसी आधी अधूरी ही आएगी. सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी टॉपिक, कोई भी एक भी लाइन ना हो आपके सिलेबस में जो आपको समझ ना आए. कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना इज योर अल्टीमेट गोल. देन सेकेंड चीज़ ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक हफ्ता वो जोश जोश में काम कर लिया, अगर वो 4 महीने बहुत मेहनत से पढ़े, फिर उसके बाद 2 महीने का ब्रेक ले लिया, दैट विल नॉट वर्क. अगर अच्छी परफॉर्मेंस लानी है, अगर अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं बिना स्ट्रेस के, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज़ अपना बेस्ट करने की कोशिश करो. कल नहीं हो पाया कोई बात नहीं, उसकी वजह से आज मत खराब करो. देन another very important thing is solving PYQs. मैंने अपनी मैक्सिमम तैयारी, मैक्सिमम प्रैक्टिस PYQs के थ्रू करी थी, which helped me be familiar with कि किस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. मेरे लिए एक्सपेक्टेड था कि हाँ इस टाइप का फॉर्मेट आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट इज़ व्हाट यू ऑल शुड डू एज वेल. PYQs के थ्रू प्रैक्टिस करो, JEE की अल्टीमेट तैयारी करने का तरीका है वो. Another equally important thing is taking as many mock tests as you can. ना सिर्फ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी होनी चाहिए, बट ऑल्सो कि टेस्ट कैसे देते हैं. वो स्ट्रेस, जो टाइम का स्ट्रेस, जो एग्ज़ाम रूम का स्ट्रेस है, उसकी आदत होनी चाहिए. जो एग्ज़ाम रूम में बैठे बैठे आप गलतियां कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पहले ही हम क्लियर कर लें ताकि उस टाइम पे मिस्टेक्स की स्कोप रहे ना. एंड लास्टली, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. मैक्सिमम बच्चे यही पूछेंगे, मुझे पता है, कि मैम कौन सी बुक रेफ़र करें, कौन सी हम रिसोर्सेज रेफ़र करें, दिन में कितने क्वेश्चंस करें. बच्चे, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो जब 100 क्वेश्चन ही करो भले टोटल चैप्टर में से, लेकिन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर करो. ये सोचो कि किस तरह से आप उस अप्रोच को लगा रहे हो. अगर कोई क्वेश्चन हो गया तो ये सोचो कि क्या कोई और तरीका भी था, क्या वो तरीका सही होता. अगर यस, देन कौन सा बेटर है, कौन सा फास्टर है. अगर नहीं होता तो क्यों सही नहीं होता. इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन ना हो पाए उसका सॉल्यूशन देखो, आगे मत बढ़ो. ये सोचो कि यही सॉल्यूशन, ये अप्रोच हम क्यों नहीं सोच पाए, अगली बार ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो हमें कैसे खुद से सोचनी है ये अप्रोच. इस तरह से बच्चे, दैट इज़ हाउ आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस. इसलिए मैंने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे, बट जितने करे उसको इतना अच्छे से किया कि अब कोई भी नया क्वेश्चन दे दो, आई कुड डू इट. नाउ लेट्स कम टू द बिग डोंट्स जो आपने बिल्कुल अवॉइड करने हैं. द फर्स्ट वन बीइंग स्किपिंग NCERTs. JEE तो बहुत मुश्किल है, NCERT तो आसान है, NCERT को कौन ध्यान दे. नो, NCERT बच्चे स्पेशली केमिस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए बहुत यूजफुल होता है. तो NCERTs कंप्लीट होनी चाहिए. तीनों सब्जेक्ट्स की NCERTs आपको टोटली आनी चाहिए, उसके सारे टॉपिक, सारी लाइंस आपको समझ आनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर सिमिलर बिग मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे रिसोर्सेज करने की कोशिश करते हैं. मैं हर बार सच यही बताती हूँ कि मैंने कोई और बुक रेफर नहीं करी. वाई? बिकॉज आई न्यू
कि सारी बुक्स में सिमिलर ही है। आपके टीचर्स आपको बता देंगे, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि ये 4 बुक्स खरीदो और चारों को कंप्लीट सॉल्व करो। आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि कितना करना है, उन पे ट्रस्ट रखो, उनकी बात मानो। देन अ बिग मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ यू माइट बी डूइंग ऑलरेडी इज, आपके मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहे हैं, आपके आसपास के बच्चों की परफॉर्मेंस देख के जो आपको फीलिंग आ रही है कि आपकी रैंक कितनी आएगी, बैठ के रैंक प्रिडिक्टर में स्कोर डाल के देख रहे होगे कि कितनी रैंक आएगी, उस पर कितनी कॉलेज, कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। भूल जाओ, जब उसकी बात आएगी तब सोचेंगे, अभी सिर्फ करते जाओ। ट्रस्ट मी, आई वॉज नेवर थिंकिंग कि मेरी रैंक अभी की तैयारी पे कितनी आएगी, अब की तैयारी पे कितनी आएगी। अगर इसी सब में उलझे रह जाओगे तो परफॉर्मेंस खराब होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बस अपना बेस्ट करते जाओ। जो मिस्टेक्स पास्ट में हुई हैं उनको रिपीट ना करो, ये गोल होना चाहिए। एंड द लास्ट मिस्टेक टू अवॉइड इज नॉट टेकिंग नोट्स। लगता है ना कि वीडियोस तो अवेलेबल ही हैं, वन शॉट अवेलेबल हैं, जब रिवाइज करना होगा वो वीडियो देख लेंगे। नो, अपने खुद के नोट्स जो बनाओगे उनसे रिवाइज जब करोगे, ट्रस्ट मी, द रिविजन पार्ट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस एंटायर जर्नी, जिसमें जिन जिन बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे उनकी रिविजन बहुत अच्छी होगी, उनकी परफॉर्मेंस सीधा ऊपर जाएगी। जिन भी बच्चों ने नहीं बनाए उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस हिल जाएगी। सो अभी से ही मेक इट अ पॉइंट दैट यू मेंटेन वेरी गुड, कंसाइज एंड कंप्लीट नोट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्ड ब्लूप्रिंट कि किस तरह से आपने अपनी पूरी जर्नी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके टैकल करना है। सो सबसे पहले इस 2-2.5 साल की बहुत स्केरी जर्नी को हम स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट, ईयर 1 यानी कि आपका 11th क्लास का साल। पार्ट 2 इज ईयर 2 which is 12th class, and third, as I mentioned, the most crucial part is your revision phase. Very important, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, but these are the 3 parts that you have to see your journey as. ठीक है, तो सबसे पहले ईयर 1 है आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए, आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स बिल्ड करने के लिए 11th क्लास होती है। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? अक्टूबर या नवंबर तक आपने अपना सारा सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने का मतलब दैट मीन्स कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए 100% क्लियर। जैसे मैम ने बताया, कोई भी लाइन नहीं रहनी चाहिए जो समझ ना आई हो। नोट्स होने चाहिए पूरे कंप्लीट। एंड प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, इजी और मीडियम लेवल। आई ऑलवेज डिवाइड द क्वेश्चंस इनटू 3 कैटेगरीज। इजी यानी कि डायरेक्ट एप्लीकेशन, मीडियम यानी कि मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ मिलके एक क्वेश्चन में आए हैं, एंड देन हार्ड, जब समझ ही ना आए कि कहाँ से अप्रोच करना है, कौन सा टॉपिक लग सकता है, बहुत कुछ अप्रोच पॉसिबल है एंड कई बार कुछ भी समझ में नहीं आता। सो दोज आर वेरी ट्रिकी, वेरी हार्ड। बट जो ये इजी टू मीडियम है कि अगर आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा टॉपिक है तो आप वो फॉर्मूला लगा के पहुँच पाओ, तो ईजी टू मीडियम लेवल आप कर पाओ। अब कितने क्वेश्चंस, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आप तक पहुंचे हैं, उसके हिसाब से अल्टीमेट गोल है कि आप सॉल्व कर पाओ। हर क्वेश्चन में अगर अभी भी अटक रहे हो देन यू नीड मोर प्रैक्टिस। अगर कर पा रहे हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देन आई थिंक यू आर गुड टू गो। तो इस तरह से यू हैव टू एम कि 11th का सारा सिलेबस आप अक्टूबर नवंबर तक खत्म करो। देन कम्स बाकी का जो साल बचा ईयर 1 का, दैट इज फॉर रिवाइजिंग योर एंटायर 11th। But it's very important that you revise your entire 11th, you master your entire 11th का syllabus, because अभी नहीं किया तो 12th में टाइम नहीं मिलता है उसको मास्टर करने का, तब दिक्कत आएगी। सो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अभी ही सारा रिवाइज करो। अब रिवाइज कैसे करना है? जितने भी दिन बचे हैं, 82, 93, जितने भी दिन बचे हैं आपके पास आपके एग्जाम्स से पहले, या आपको एग्जाम्स से पहले भी कुछ दिन लग रहा है स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ना होगा, तो वो दिन हम जेईई की तैयारी के लिए नहीं रखेंगे। तो बाकी जितने भी दिन हैं, अब उनका पूरा स्केड्यूल बनाओ कि किस दिन हर सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करना है, किस चैप्टर को कितना टाइम लगता है, कुछ लंबे चैप्टर्स, कुछ छोटे चैप्टर्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से पूरा स्केड्यूल बनाओ कि अगले ये 80-90 दिन आपने क्या करना है। देन उसकी रिवीजन किस हिसाब से करनी है। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस हो जाए देन स्टार्ट होगा रिवीजन। जनवरी तक आपने ईयर 1 का सारा सिलेबस रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब
सारे नोट्स से आपने थ्योरी रिवाइज करनी है, वो अच्छे क्वेश्चंस जो नोट्स में लिखे हैं वो रिवाइज करने हैं, एंड देन PYQ सॉल्व करने हैं, मेंस और एडवांस के मिक्स्ड। अब PYQs तो बहुत सारे हैं, कितने करने हैं, कैसे करने हैं, कब समझें कि हाँ ये चैप्टर रिवाइज हो गया। व्हाट आई डिड वाज, जितने भी दिन बचे वो 80 दिन 90 दिन जितने भी हैं, 82 83 एग्जैक्ट नंबर देखो कि कितने दिन हैं, कि इसके बाद तो अब स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, तो इतने दिन हम जेई की तैयारी करेंगे। उन दिनों का एग्जैक्ट स्केड्यूल बनाओ कि कौन कौन से चैप्टर किस किस दिन करेंगे हम, while maintaining a balance between all the 3 subjects. Make sure कि तीनों एक साथ चलें, and then इस schedule के according religiously practice करो, PYQ solve करते जाओ, revise करते जाओ. This way you will have mastered your entire 11th का syllabus along with PYQ solving skills before you start 12th. Very important, that is what will take you एक level ऊपर. 12th start होने से पहले अगर 11th strong बना ली तो रिजल्ट्स अपने आप आगे बेटर होंगे। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 2, ईयर 2 आपकी 12th क्लास। अगेन अक्टूबर तक हार्ड डेडलाइन, इस बार अक्टूबर तक आपने सारा सिलेबस खत्म करना है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर, नोट्स पूरे कंप्लीट, इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस हो पाने चाहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद नवंबर सिर्फ 1 महीना मिलेगा 12th रिवाइज करने का। सो सिर्फ 1 महीना आपने रिवाइज करनी है सारी थ्योरी जो भी इस साल आपने 12th में पढ़ा। नवंबर में आप एक एक करके थ्योरी रिवाइज करेंगे एंड उसके PYQs मिक्स सॉल्व करो, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, दिसंबर से लेके जेई तक का आपका एंटायर रिविजन फेज, सबसे क्रूशियल, विच विल मेक और ब्रेक योर एंटायर परफॉर्मेंस। तो इस पार्ट को बहुत सीरियसली लेना है। नाउ लेट मी टेल यू मैंने इस टाइम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया था। अब अगर हम सारा सिलेबस, सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज करने बैठे हैं तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं बचेगा, एंड अगर बिना सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके प्रैक्टिस शुरू कर दे तो आधा अधूरा ही याद होता है। सो व्हाट डिड आई डू, आई सॉल्व्ड PYQs मिक्स्ड, मेंस एंड एडवांस्ड, एंड उनमें जिन भी टॉपिक्स में मुझे दिक्कत आई, जहाँ पे भी मैं अटकी, जहाँ पर भी मुझे लगा कि हाँ ये फॉर्मूला नहीं याद या ये तरीका नहीं याद, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते थे, उस टॉपिक को मैंने रिविजन लिस्ट में लिख लिया। इस तरह से आई वॉज ऑलवेज मेंटेनिंग ऑल द वीक टॉपिक्स की लिस्ट कि अभी इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड उनको रिवाइज करके फिर से PYQ सॉल्व करो, फिर ये लिस्ट बनाओ, अपडेट करते जाओ एंड सो ऑन। सो करना यही है रिवीजन में, बस अब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। दिसंबर में एक दिन क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद इन वीक टॉपिक्स पे 3 दिन रिवीजन करो, उसके इजी मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस जो आपके नोट्स में हैं उनको सॉल्व करो। इस तरह से विद टाइम ये लिस्ट छोटी छोटी होती जाएगी एंड प्रैक्टिस के लिए और प्रॉब्लम्स करने के लिए टाइम बढ़ता जाएगा। जनवरी में वी विल इंक्रीज दिस फ्रीक्वेंसी टू हाफ डे प्रैक्टिस एंड 1.5 डे फॉर रिविजन। हाफ डे प्रैक्टिस क्यों मैम? क्योंकि इस टाइम पे अब है जेई मेंस की तैयारी करने की बारी। अब हमें करना है मैक्सिमम जेई मेंस की प्रेप सेशन 1 के लिए। सो मॉक टेस्ट भी देने हैं, विच मीन्स व्हाट आई डिड अगेन was I use पुराने पेपर्स एज मॉक टेस्ट। सो पुराने पेपर्स उठाओ, अबंडेंट हैं, बहुत सारे हैं, उनको एज पेपर सॉल्व करो, बिल्कुल सीरियस एग्जाम रूम एनवायरनमेंट में उनको एनालाइज करो, कौन कौन से टॉपिक्स अभी भी रिवाइज करने बचे हैं, उनको रिवाइज करा 1-1.5 दिन एंड रिपीट। इस तरह से बाय सेशन 1 you will have practiced so many tests, you will have solved so many PYQs that you will be getting a good score already. Then use the Feb वाला time until your boards to just focus on boards. उस टाइम पे जेई को थोड़ा साइड में ही रखेंगे। Then back right after boards back to means 2 की तैयारी, सेम पहले वाली चीज़, आधा दिन मॉक टेस्ट दिया एंड 1.5 दिन रिविजन किया। बट व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम इज बोर्ड्स के लिए जब हमने NCERTs पढ़ ली होगी, जो मेरे केस में भी था कि NCERT ऑलरेडी हमने अच्छे से बोर्ड्स के लिए पढ़ ली, तो अब PYQs भी मैक्सिमम सॉल्व कर चुके हैं, NCERT भी सॉल्व कर चुके हैं, अब मेंस 2 में परफॉर्मेंस कोई रोक ही नहीं सकता। इसके बाद एडवांस के लिए क्या करना है वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट
अवेटेड क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हो कि मैम इस टाइम पे हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए। सो लास्टली AIR 29 का कैसा डेली रूटीन होता था, लेट मी टेल यू। सो बच्चे, दिन में कितने घंटे पढ़ती थी मैं, कितने घंटे पढ़ने चाहिए आपको, डिपेंड्स एंटायरली ऑन आप स्कूल जाना है या नहीं जाना, क्लासेस हैं उस दिन या नहीं है। सो अगर स्कूल डे है तो सुबह उठते ही आई वुड गो टू स्कूल, एंड नहीं तो 4 घंटे उस टाइम पे सेल्फ स्टडी टाइम स्कूल डेज में। लेकिन अनदर वेरी इंटेलिजेंट थिंग आई यूज टू डू वॉज, स्कूल में जब भी फ्री टाइम मिले अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सॉल्व योर DPPs, जितना भी होमवर्क है जो भी है क्लास में आपस में साथ में बैठ के करो। इट्स ऑलवेज फन टू सॉल्व इट विद फ्रेंड्स, यू लर्न समथिंग विद ईच अदर एंड टाइम वेस्ट भी नहीं होता। देन अगेन इवनिंग में क्लासेस हैं तो क्लासेस अटेंड करके 2-3 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम, अगर नहीं है तो 5-6 आवर्स का सेल्फ स्टडी टाइम डिपेंडिंग ऑन योर स्लीप शेड्यूल। इस तरह से दिस इज हाउ आई यूज टू स्टडी, दिस इज व्हाट आई यूज टू फॉलो। बट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी पढ़ो 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक ज़रूर लो, 15-20 मिनट्स एटलीस्ट ब्रेक लो, एंड every day, every single day, use these breaks to do something that relaxes your mind and that makes you happy. Because बच्चे, one last topper वाला secret यही है कि every single topper enjoys this journey. Find a way to enjoy this journey and that will take you to that level that you dream of.